ऑल ऑफ यू। जो थर्ड चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं अब तक देखो टोटल 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। कुछ घटते बढ़ते रहते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी मेथड से हम लोग बनाते हैं लैब में। अब जो नए एलिमेंट मिल रहे हैं वैसा नेचुरली कोई नहीं मिल रहा है, बल्कि वो मैन मेड हैं। जितने भी आर्टिफिशियल जो है वो बनाया जा रहा है उसे, ठीक है, लैब में। तो अब तक जो है 118 एलिमेंट है, लेकिन ये कहानी अब की नहीं है, एक कहानी है या हिस्ट्री जो हम लोग देखने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, कि कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया, कब बना और क्यों बनाया गया, इसके पीछे वजह क्या थी। ठीक है, तो वो देखने हम लोग जा रहे हैं। तो उसके पीछे एक हिस्ट्री है पूरा। पहले शुरू में 118 एलिमेंट थोड़ी थे, बहुत ही कम एलिमेंट नोन थे उस समय तक। मान लेते हैं चलो आज के 300 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 35 या 36 एलिमेंट नोन थे। समझ लो बात को। अब 35-36 एलिमेंट्स में वो भी वो एलिमेंट पता थे लोगों को जो वो यूज करते थे। जैसे कि आयरन है आपका, जो वो यूज करते थे सबसे ज़्यादा, उसी के बारे में उन्हें पता होता था। गोल्ड है, कॉपर है, इन सबको वो यूज करते थे। लेकिन जो यूज के नहीं थे उस समय, बहुत ज़्यादा यूज के नहीं थे या जिनके बारे में पता ही नहीं था, तो 30 एलिमेंट्स उस समय तक पता थे। ठीक है, अब उन 30 एलिमेंट्स की अगर प्रॉपर्टीज़ समझना है आपको, पढ़ना है, उसे समझना है, वो कैसा बिहेव करते हैं एक दूसरे से, या कैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी है या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है, कंडक्टर हैं, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको कंपेयर करना हो, ठीक है, 30 का अगर आपको समझना हो, तो आपको क्या करना होगा, एक एक को उठाना होगा और उन सब के बारे में डिस्कशन करना होगा। एक एक को, समझ लो बात को, एक एक को उठाना होगा और उसको क्या करना होगा, डिस्कशन करना होगा। तो अगर आप 30 एलिमेंट्स ही हैं मान लो, और 30 का अगर आप डिस्कशन करो तो टोटल कम से कम 30 पेज तो आपको लिखने ही पड़ेंगे उन सब के बारे में, है कि नहीं। तो ये बहुत ही मतलब बोरिंग सा काम हो जाएगा कि उन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप याद रख पाओ, उन 30 के टोटल, है ना। लेकिन अगर मान लो 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को आपको पढ़ना है तो आप क्या करोगे, टोटल 118 को 1 बाई 1 करके चेक करोगे, उनकी सारी प्रॉपर्टी देखोगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे, है ना, वो सारी सारी चीज़ें देखोगे। तो वो इतना लेंदी हो जाएगा कि अब पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो साइंटिस्ट जो थे उनका मेन उद्देश्य यही था कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी उनको नज़र आ रहे थे जो एक जैसा बिहेव कर रहे थे, जो एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। ठीक है, तो उन लोगों ने कोशिश किया कि क्यों ना ऐसे सभी एलिमेंट्स को जो एक जैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए खोज के। ठीक है, उनकी सारी प्रॉपर्टी चेक करके और उनको एक जगह प्लेस कर दिया जाए, ताकि हम एक की प्रॉपर्टी अगर पढ़ लें तो बाकी उनके जैसे जो हैं उन सब की प्रॉपर्टी को भी हम आसानी से या इजीली कंपेयर कर सकें। बात समझ में आया। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई कि 30 एलिमेंट्स जो थे वहाँ उन सबको अरेंज करने की कोशिश की गई कि इसमें से 5-6 ऐसे हैं जो एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो चलो 5-6 को पता करो कौन कौन से हैं और उनको एक ग्रुप में रख देते हैं जो कि एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। समझो बात को। तो यहाँ से शुरू हुआ पूरी एक कहानी। कहाँ से शुरुआत हुआ, तो देखो पहली बार जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सब का पहली बार अगर किसी बंदे ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की या उनको समझने के लिए कैटेगराइज करने की कोशिश की, तो वो आपके थे लुविजियस क्लासिफिकेशन या लुविजियस भाई सब थे जिन्होंने क्या किया, पहली बार क्लासीफाइड किया। तो यहाँ से दो शुरू हो रहा है हम लोगों का थर्ड चैप्टर। ये थोड़ी सी कहानी है, थोड़ी सी हिस्ट्री है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं मिलेंगे हमें, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग पीरियोडिक टेबल की शुरुआत करने जा रहे हैं तो देख लेते हैं कि कहाँ से आया आखिर में ये, और क्यों बनाया गया, उसके पीछे वजह क्या था, और किन भाई साहब ने या किन किन भाई लोगों ने कोशिश किया इसमें कि थोड़ा ढंग से हो सके ये ईजिली आप इस चीज़ को क्या कर सको, पढ़ सको, ऐसा बनाया जा सके। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट एडिशन जिन भाई साहब ने किया वो कौन थे, लिविजीरियस थे। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या किया, लिविजीरियस क्लासिफिकेशन में ही डिवाइडेड देन नोन एलिमेंट्स इनटू टू ग्रुप्स, मेटल एंड नॉन मेटल। इन भाई साहब ने देखा कि कुछ ऐसी मटेरियल हैं जिनमें चमक है या साइन है, कुछ ऐसे हैं जो ब्रिटल नेचर के हैं, तमाम तरह की वो प्रॉपर्टी को कंपेयर किए और उन्हें बोल दिया कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक मेटल होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। चलो हो गया काम। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक नोन थे, उनको जितने भी पता थे उस समय तक, उनको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ में आई बात, किसमें किसमें, मेटल और नॉन मेटल में कैटेगरी। हो गया, समझ में आ गया बात। बस इतनी सी बात उन्होंने बोला। लेकिन क्या ये सही बोला उन्होंने, बिल्कुल नहीं सही बोला, क्योंकि थोड़े समय के बाद ही जैसे ही मेटलॉइड्स एग्जिस्टेंस में आए, जैसे ही मेटलॉइड्स एग्जिस्टेंस में आए, तो इस जो भी इन्होंने बोला था, जो भी ये क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था, इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बात समझ में आया। तो हिज क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स।
क्लियर होगी बात। तो बस इतनी सी बात थी, लेकिन कोशिश तो हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे हमें, लेकिन हाँ एक शुरुआत मिल गई हमें। क्योंकि अब कोई भी, कुछ लोग होते नहीं है कि अगर कोई बंदा काम कर रहा तो सभी लोग उसी की तरफ शुरू हो जाते हैं, तो बस शुरू हो गए लोग कि इन्होंने एक रास्ता दे दिया कि हाँ ऐसा करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो लिविजीरियस जो थे वो आपने देखा कि शुरुआत में इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है बात। और जैसे ये फेल्ड हुए, ये फेल हो गए भाई साहब, तो फिर अब दूसरे भाई साहब ने अटेम्प्ट किया और उनका नाम था डॉबरनियर ट्रेड्स या डॉबरनियर। ठीक है, तो दूसरे जो थे वो कौन से थे, डॉबरनियर। डॉबरनियर साहब ने क्या किया, उन्होंने 3-3 एलिमेंट की ग्रुपिंग करना शुरू किया, ट्रेड्स बनाए। ट्रेड्स को मतलब क्या होता है, 3 का ग्रुप ऑफ 3। तो 3-3 की उन्होंने पेयरिंग कर दी, और उन्होंने कुछ इस तरह से पेयरिंग किया कि जो 3 एलिमेंट उन्होंने रखा, जैसे मान लो एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम उन्होंने रखा, तो उन्होंने कहा कि अगर तीनों के मास जो हैं, तीनों का, जैसे मान लो लिथियम और पोटेशियम का, इन दोनों का जो भी एटॉमिक मास है, अगर मैं इनको ऐड करूं, ऐड करने के बाद जो आएगी वैल्यू वो इस मिडिल एलिमेंट के अगर बराबर हो जाती है, मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ जाती है, ठीक है, तो वो तीनों ही क्या होंगे, एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। उनका आइडिया ये था कि अगर हम ऐसे एलिमेंट खोज सकें, ऐसे 3 एलिमेंट खोज सकें जिसमें से 2 टर्मिनल एलिमेंट्स, ये लिथियम और पोटेशियम, टर्मिनल एलिमेंट्स का जो एवरेज हो, जो एवरेज मास आए, वो अगर मिडिल के लगभग बराबर आ जाए या बराबर आ जाए, तो ये तीनों ही क्या होंगे, एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। समझ आई बात। तो ये थे आपके डॉबरनियर ट्रेड्स। 2 ट्रेड्स मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ 3 सच दैट the atomic mass of middle element is approximate average of the sum of atomic masses of terminal elements। बात समझ में आया कि उन्होंने इस तरह से 3-3 की ग्रुपिंग कर ली। उन्होंने तो कुछ लिमिटेड ट्रेड्स बना पाए, कुछ गिने चुने ही मतलब ट्रेड्स बना पाए थे, और यही वजह था कि इसको भी हमें क्या करना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा। अगर वो जितने भी एलिमेंट्स थे सबके लिए बना पाते, और जो नए एलिमेंट्स आते जिनको खोज होने पे जो आते और उनका भी अगर बन जाता, तो ये फिर क्या हो जाता, वैलिड रहता अब तक। तो इसे क्यों रिजेक्ट किया है, क्योंकि कुछ लिमिटेड ट्रेड्स बना पाए। पहला आपका हो लिथियम, जिसका एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम इसका 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। अगर मैं इस 7 + 39 इस टर्मिनल एलिमेंट्स इन दोनों का एवरेज ले लूँ, मतलब 7 + 39 / 2, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 23 आता है। और 23 किसका होता है, सोडियम का होता है। तो यानी कि ये बीच में बिल्कुल क्या होता है, फिट बैठ जाता है। जो टर्मिनल एलिमेंट्स हैं उनके एवरेज एटॉमिक मास की जो वैल्यू आ रही है, वो इस मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा है। तो ये तीनों ही क्या होंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, सेम एक जैसा होंगे, इन सब की प्रॉपर्टी रिसेंबल करेगी एक दूसरे से। बात क्लियर है। फिर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप देख सकते हो इन दोनों को ऐड कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 80 ही आ जाए, एवरेज लगभग क्या हो, बीच मिडिल वाले एलिमेंट के बराबर आ जाए। समझ लो बात को, लगभग क्या हो, बराबर आ जाए, तो तीनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिसेंबल कर जाएगी। तो क्लियर हो गई बात। अब ये थर्ड देखो, तो ये 2 और 3 ये आपके वो ट्रेड्स थे जिन्होंने बनाया, डॉबरनियर ट्रेड्स के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे भाई साहब थे जिन्होंने कुछ हद तक थोड़ा अच्छा काम किया पहले वाले से, क्योंकि वो तो सिर्फ किस में डिवाइड कर दिए थे, जो लिविजीरियस साहब थे वो सिर्फ मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिए थे, लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया, कुछ और आगे काम किया थोड़ा सा, और 3-3 की पेयरिंग कर ली। तो ही कुड फॉर्म लिमिटेड ट्रेड्स एंड हैंस रिजेक्टेड, क्योंकि सभी का बन नहीं पाया और इसीलिए क्या कर दिया गया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपने 2 क्लासिफिकेशन देख लिया, शुरुआत कहाँ से हुई, फिर दूसरे कौन से थे, डॉबरनियर। अब तीसरा जो है आपका थर्ड क्लासिफिकेशन, वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी कि न्यूलैंड भाई साहब इन्होंने क्या किया, ये संगीत प्रेमी की कहानी है, संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे ये। तो उन्होंने कहा कि जैसे सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से क्या आता है, सा, तो 7 सुर होते हैं ना, कि 8 होते हैं, नहीं 7 सुर होते हैं म्यूजिक में, और वो जो भी 7 सुर होते हैं वो 8वां अगर कोई बनाओगे तो वो पहले से क्या करेगा, रिसेंबल हो जाएगा, पहले से ही क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। यानी कि सा रे गा मा पा धा नी, अगला फिर कौन सा आ जाएगा, सा आ जाएगा। यानी कि एवरी एर्थ जो कि 8वां आपका है वो पहले से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए, 8वां जब आप बोलोगे तो क्या होगा, पहला ही बन जाएगा। बात समझ में आया। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, बिल्कुल टोन के उस पर क्या कर दिया, इन सबको सेट कर दिया। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उन्होंने कहा देखो 1 2 ये इनक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं, एटॉमिक मास के इनक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम उन्हें अरेंज करें, तो जो 8वां एलिमेंट होगा, एवरी अर्थ एलिमेंट,
वो क्या होने वाला है, पहले से रिसेंबल करेगा, फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर जाएगा, रिसेंबल कर जाएगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी पहले की, वो आठवें की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल बराबर, समझ लो बात को, मैच कर जाएगा। तो according to Newland of elements, Newland, if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, ठीक है, तो फिर से देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन एवरी अर्थ एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट्स, बिल्कुल जैसे म्यूजिक में चलता है वैसे ही। समझ में आई बात, सारे गामा पा धा नी, ये समझ गए होगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। अब आठवां एलिमेंट कौन सा बन जाएगा हमारा, सोडियम बन जाएगा। और शुरुआत आपने कहाँ से किया था, लिथियम से, समझ बात को। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वो सोडियम से क्या करेगी, मैच करेगी, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, सिमिलर होने वाली है। अगर मैं बेरिलियम से शुरू करता हूँ तो आठवां एलिमेंट जो भी आएगा उसकी प्रॉपर्टीज बेरिलियम से क्या करेगी, मैच करेगी। यानी कि बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कौन सा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका आठवां है। यानी कि बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वही किसकी होगी, मैग्नीशियम की होने वाली है। क्या बात समझ पाए। तो वो उन्होंने इस तरह से अरेंज किया, लेकिन क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। आप देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है, बिल्कुल सेम है, एक सेम सबके सब एल्कली मेटल्स हैं। यहाँ देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, सबके सब एक जैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं। बोरान, एल्यूमिनियम एक जैसे, कार्बन, सिलिकॉन एक जैसे। तो आप देख सकते हो कि हाँ प्रॉपर्टीज सेम हो रही है, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों, क्योंकि ये भी पूरा जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के लिए ये चीज़ नहीं बना पाए। बात समझ गए। और इसीलिए क्या कर दिया गया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो ही कुड अरेंज द एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली, सिर्फ कैल्शियम के बाद, क्यों, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम शुरू होता है, स्कैंडियम शुरू होता है ना, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस तरह से चलेगा। तो आप देखो कि यहाँ पे आठवें के बजाय 18 एलिमेंट यहाँ बीच में आ जाएंगे, तब जाके प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, रिपीट करेगी। तो ये बात जो है वो न्यूलैंड भाई साहब को नहीं पता था, है ना, कि और हायर एलिमेंट्स जो होने वाले हैं एटॉमिक नंबर के, उन क्या होगा, वो 18 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन क्या फिल कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो ये बात उनको नहीं पता था, नहीं बोल देते कि यहाँ तक ऐसा है, और फिर इसके बाद क्या है, 18वां जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन उन्हें पता ही नहीं थी ये सारी बातें, और इसीलिए क्या कर दिया गया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। एक और ड्रॉबैक इसमें है, देखो कि यहाँ पे इनर्ट गैस कहीं नहीं दिख रहे हैं, और इनर्ट गैस की खोज ही नहीं हुई थी। न्यूलैंड भाई साहब ने जब ये बनाया तो इनर्ट गैस की उस समय खोज नहीं हुई थी। और अगर मैं इनर्ट गैस यहाँ पे पुट कर दूँ, इनर्ट गैस भी यहाँ पे रख देता हूँ, चलो कौन सा होगा, नियान और आर्गन। तो अगर नियान आर्गन आप पुट कर दोगे तो आप देखोगे कि आठवां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी कभी भी सिमिलर नहीं होगी, बल्कि 9वें की होने वाली है। तब उस समय क्या होगा, 9th एलिमेंट जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से रिसेंबल कर रही होगी। तो ये बात भी नहीं उनको पता था, और इसीलिए क्या हो गया, ये रिजेक्ट कर दिया गया। समझ में आई बात। तो ही कुड अरेंज द एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली, ये तो बात समझ में आ गया कि कैल्शियम तक ही वो इस स्टाइल से अरेंज कर पाए। Inert gas were not discovered at that time. If we put them in the octave, then properties of every earth element did not match with first element. नहीं करेगा, समझ में आया बात, क्योंकि वो नवा एलिमेंट बन जाएगा ना। अगर यहाँ पे मैं रख दूँ, नियान रख दूँ, चलो नियान रखोगे, मान लो यहाँ पे मैं एन ही रख दिया। अब अगर मैं लिथियम से काउंट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां एलिमेंट तो हमारा नियान हो जाएगा। तो क्या नियान की प्रॉपर्टीज़ लिथियम से मैच कर रही है, बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये तब तक वैलिड था जब तक इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई, वो भी कहाँ तक वैलिड था, अप टू कैल्शियम। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ तक ये खत्म हो गया। ये आपके थे न्यूलैंड भाई साहब, इनको हमने देख लिया। हमने अब तक तीन डेवलपमेंट इसके देखे। पहला लिविजियस, दूसरा डॉबर्नियर, तीसरा न्यूलैंड। अब चौथे भाई साहब देखो, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। लोथर मेयर ये बढ़िया बंदा था, सबसे बढ़िया काम इसने किया। इसने जो भी काम किया वो प्रैक्टिकल किया, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड किया, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके उन सारी चीज़ों को रखा, और इसीलिए ये 100% सही था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो भी क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया उसको याद कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। समझ में आई बात। तो चलो देखते हैं इन्होंने क्या किया। लोथर मेयर जो हमारे अगले भाई साहब हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया एलिमेंट्स को क्लासीफाइड करने का, तो ही कर्व वाज प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। इसका मानना था जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का, वही जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, गवर्न करता है। समझ लो बात को, एटॉमिक मास पे ही सारी बातें कि वो एटम कैसा बिहेव करेगा केमिकली,
या कैसा उसका रिएक्शन होने वाला, वो सारी चीज़ें वो किस पे डिपेंड है, वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास पे डिपेंड है। तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को ही अपना बेस मान के और एटॉमिक वॉल्यूम, इन दोनों को लेके उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। समझ बात को। तो एक एक्सिस पे क्या रखोगे आप, ठीक है। तो ये रहा आपका ये ग्राफ है। अब ग्राफ देख लो, बहुत ही सिंपल वे में बना दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, बहुत खतरनाक टाइप का ये। यहाँ पे ढेर सारे हिस्कोले हैं इस ग्राफ में, मतलब अंदर बाहर इस तरह से, है ना। लेकिन मैं याद रखने के लिए या ऐसे ही ड्रा करने के लिए, समझने के लिए इसको सिंपल इस तरह से बना दिया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ जो ये लाइन पूरी में खींच दिया, यहाँ पे ढेर सारे हिस्कोले होंगे इस तरह से ऊपर नीचे। समझ पाए ना बात को। तो अब ये याद करने का तरीका यही है कि आप इस तरह से बना लो। तो एटॉमिक मास और ये क्या हुआ आपका, एटॉमिक वॉल्यूम। तो एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, और उन्होंने पाया, जब जितने भी एलिमेंट्स उस समय पता थे उन सब का उन्होंने एटॉमिक मास निकाल लिया, एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया और उनको प्लॉट कर दिया ग्राफ पे। समझ में आई बात। तो एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। तो उन्होंने क्या देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, वो ग्राफ के जो भी ये प्लॉट था उसके सिमिलर पोजीशन पे ऑक्युपाई करेंगे। जैसे जो एल्कली मेटल्स हैं वो बिल्कुल टॉप ऑफ द कर्व, जो भी ये पीक है नहीं इन सब का, उस पे लाई कर रहे हैं। अब देख लो, समझ आई बात। जैसे मेटलॉइड्स जो होते हैं, मेटलॉइड जो होते हैं वो बिल्कुल बॉटम पे, जो बॉटम आपका है उस पे लाई करते हैं, बॉटम पोजीशन पे। ऐसे हाइड्रोजन जो हमारे हैं वो एसेंडिंग पार्ट में, वो एसेंडिंग में, जो एसेंडिंग ऑफ कर्व है उस पे लाई करते हैं। समझ आई बात। और जो आपके एल्कली अर्थ मेटल्स हैं वो डिसेंडिंग पार्ट में लाई करते हैं। डिसेंडिंग, जहाँ पे कर्व ये नीचे जा रहा था, यहाँ बेरिलियम होगा, तो यहाँ क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, स्ट्रांसियम होगा, इस तरह से। अब बात समझ में आया कि इन्होंने क्या किया। तो लोथर मेयर भाई साहब बिल्कुल प्रैक्टिकल, 100% सही, कोई तुक्केबाजी नहीं, ठीक है, इन्होंने किया। और ये रे पोजीशन जो कुछ दो सभी के पोजीशन तो आप बता नहीं सकते, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यही तो उनका ड्रॉबैक था। समझो बात को। तो ये चार के आप याद रखना, एल्कली मेटल्स जो है वो टॉप पे, मेटलॉइड्स जो है आपके बॉटम पे, हाइड्रोजन जो है वो एसेंडिंग पार्ट में, और एल्केलाइन अर्थ मेटल क्या है, डिसेंडिंग पार्ट में। इनके अलावा और जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की पोजीशन इसी में कहीं ना कहीं एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं होगा। तो अब बताओ ज़रा, क्या याद कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आप इसे याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप ग्राफ में ढेर सारा पार्ट बना हुआ ना, थोड़े से पोजीशन में हो सकता हो यहीं पे, थोड़े से पोजीशन में क्या होगा, 6-7 एटम होंगे, तो अब कौन सा ऊपर कौन सा नीचे कहाँ याद रख पाओगे आप। और उसी सिमिलर पोजीशन पे इस वाले में कौन सा आ रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा तो दिक्कत हो गया, कौन सा आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप आसानी से याद नहीं कर सकते, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, और इसीलिए क्या कर दिया गया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर हो गई बात। तो आप ये देख लेना कौन सा मतलब एलिमेंट्स किस तरह के कहाँ पे है, पोजीशन क्या है उनकी, 2-4 के देख लेना, कभी कभार पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। Practically, it is not possible to remember all the position of elements, hence rejected। अब बात समझ में आ गया कि इसका ड्रॉबैक क्या था, लेकिन ये बहुत ही बिल्कुल थ्योरेटिकल है, अच्छे से बेस्ड, मतलब प्रैक्टिकल पे बेस्ड है, इसको निकाला गया अच्छे से, तो ये कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन रिजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि पोजीशन या इसका यूज कर पाना ही मुश्किल है। समझ में आई बात। तो अब तक हमने ये 4 लोगों को देखा और उनके द्वारा किए गए कामों को देखा कि उन्होंने किस तरह से किया। समझ लो बात को। फोर्थ और फिफ्थ सबसे अब यहाँ पे शुरू होता है, अब तक जितना फ़ायदा हुआ हमें, ठीक है, अब तक जितना भी हुआ उन्हीं सब का जो था यूज करते हुए मेंडलीव भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया, सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल बनाया उस समय का सबसे अच्छा, ठीक है। तो काफ़ी समय तक यूज हुआ इसका, बहुत ज़्यादा यूज किया गया, बहुत ढेर सारा यूज था इसका, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी फेमस हुई भाई साहब। लेकिन ये भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। और फाइनली क्या मिलेगा फिर आपको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलेगा, जो कि आज बोरबरी इन सब का द्वारा बनाया गया है, देखेंगे हम लोग आगे। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यहाँ से देखो ये बहुत ही फ़ायदेमंद था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। आप इसके पीछे वाले कोई नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मेंडलीव साहब का जो योगदान था इसे कभी भी आप भुला नहीं सकते, ठीक है। तो देखते हैं मेंडलीव ने क्या किया। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव्स लॉ। तो देखो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एक लॉ बनाया। लॉ का मतलब होता है जिस पे बेस्ड करके वो पीरियोडिक टेबल बनाया जाता है, समझ लो बात को। तो उन्होंने पीरियोडिक लॉ उनका क्या था, तो देखो पीरियोडिक लॉ उन्होंने क्या था, मतलब किस चीज़ को उन्होंने आधार बनाया बनाने के लिए। तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास।
तो उन्होंने क्या सोचा कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो किसी भी एलिमेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। एटॉमिक मास ही उसका क्या है, फंडामेंटल है, जिस पे बेस्ड हैं सारे सारे उसकी प्रॉपर्टीज। समझ में बात को? ठीक है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। मतलब कि एक फिक्स्ड मास, एटॉमिक मास जो है अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, एक फिक्स्ड एटॉमिक मास अगर हम ऐड कर दें तो जो भी एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी पहले से रिसेंबल होगी। समझ में आई बात? तो उन्होंने इसको बेस माना। जैसे जैसे लिथियम, लिथियम का कितना होता है 7, अगर मैं इसे 7 में 23 और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 39, नहीं तो 9 7 है ना, 7 में कितना ऐड करोगे आप 23 हो जाएगा, जो भी ये फिक्स्ड वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक 16 हो आएगा 16। तो अगर 16 आप ऐड कर दो इसमें, 16 एटॉमिक मास और ऐड कर दो लिथियम में, तो जो भी बनेगा कौन सा बनेगा, सोडियम बनेगा। तो यही वाला फिक्स्ड मास अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, जो भी एलिमेंट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, पहले से रिसेंबल कर जाएगी, मैच कर जाएगी। तो उसी चीज़ को उन्होंने आधार बनाया कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो है मास का ऐड करते आप चले जाओ, ठीक है, जो भी एलिमेंट आपको मिलता जाएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले से मैच करती चली जाएगी। क्या बात समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, पूछा जाता है पीरियोडिक लॉ क्या है इनका, मेंडलीव का। तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, आप याद रखोगे। और वही सेम बात ये भी है, ठीक है। दस दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट। क्लियर ना बात, किस पे बेस्ड बनाया उन्होंने। नेक्स्ट जो अगर देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, यानी कि एमपीटी बना कैसे। तो उन्होंने क्या किया, देखो पहला काम उन्होंने किया, एमपीटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 वर्टिकल कॉलम, जिसे आप ग्रुप कहते हो। समझ आई बात? उन्होंने क्या किया, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज, रोज को पीरियड कहा जाता है, यहाँ पे पीरियड लिख लेना अगर आप चाहो तो। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिन्हें आप क्या बोलते हो, पीरियड बोलते हो, एंड 8 वर्टिकल कॉलम, और कॉलम को क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है, में डिवाइड किया। पहले तो काम ये किया उन्होंने। सेकंड, फर्दर वन मोर ग्रुप, जिसे जीरो ग्रुप का नाम दिया गया, वाज एडेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। देखो जब मेंडलीव शुरू में बनाए थे इस पीरियडिक टेबल को, तो उस समय भी नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी। समझ लो बात को। कुछ समय बाद, हाँ उन्हीं के ज़माने में, वो जिंदा थे उस समय जब इनर्ट गैस की खोज हुई, तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में एक जीरो ग्रुप ऐड कर दिया अपने पीरियडिक टेबल में। लास्ट में राइट साइड में कॉर्नर में क्या किया, एक जीरो ग्रुप ऐड कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या रखा, इनर्ट गैस को रखा। और उस समय जो पीरियडिक टेबल बन के आया, यानी कि जीरो ग्रुप को रखने के बाद जो पीरियडिक टेबल बन के आया, उसको क्या नाम रखा गया, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमपीटी, मेनली पीरियडिक टेबल, मॉडिफाइड फॉर्म बोला गया उस चीज़ को। समझ में आई बात? तो फर्दर वन मोर ग्रुप, जिसे जीरो ग्रुप नाम दिया गया, वाज एडेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस एंड दिस फॉर्म इज नोन एज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमपीटी। क्लियर होगी बात? थर्ड काम देखो क्या किया, ईच ग्रुप वाज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। जैसे ये पूरा एक ग्रुप है, मान लेते हैं ये आपका कोई भी एक ग्रुप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको उन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में। तो मेंडलीव में आप देखोगे पूरा का पूरा जितने भी हैं, अगर ये एक कॉलम है तो उन्होंने क्या किया है, इसी एक कॉलम में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इस तरफ एलिमेंट्स रखे हैं, एक इस तरफ एलिमेंट रखे हैं उन्होंने। इसे बोला गया सब ग्रुप ए, और इस वाले को क्या बोला गया, सब ग्रुप बी। ठीक है, सब ग्रुप ए में जो है उन्होंने नॉर्मल एलिमेंट्स रखे, जो सब ग्रुप ए में कौन से नॉर्मल एलिमेंट्स रखे, जो मेनली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसको आपने उसको कहाँ रखा उन्होंने, सब ग्रुप ए में, यानी कि शुरू में रखा। इस लाइन में आप देखोगे तो एल्कली मेटल्स इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। और जो सब ग्रुप बी था, यानी कि राइट साइड में जो है, वहाँ पे उन्होंने क्या रखे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट हो। आप ये अगर नहीं जानते हो तो इसी चैप्टर में हम लोग जान जाएंगे ये सारी बातें, डी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक, ये सब के सब। तो वहाँ पे क्या रखा, सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के एलिमेंट उन्होंने रखा। और एक और फोर्थ काम देखो उन्होंने क्या किया, जो 8वां ग्रुप था उनका, 8वें ग्रुप को उन्होंने कोई 2 पार्ट में, 2 सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया, बल्कि कलेक्टिवली उसमें 3 एलिमेंट उन्होंने रखे इस तरह से लाइन से। जैसे फेरस, कोबाल्ट, निकल को उन्होंने रख दिया। ये 8वां ग्रुप की बात हो रही है जी। ये 8 ग्रुप है आपका, इस तरह से नीचे जाएगा, उसमें आप देखोगे तो 3 एलिमेंट को उन्होंने एक साथ रखा है, ठीक है, इस तरह से। तो उनका तरीका था ये बनाने का कि हाँ ये तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी हो रही है, कि नीचे भी मैच कर रहे हैं और इस तरफ से भी मैच कर रहे हैं, तो क्या किया उन्होंने, तीनों को एक ही ग्रुप में रख दिया। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमपीटी अगर आपसे पूछा जाए तो ये 4 बातें आप नोट कर दो।
ठीक है, और भी बातें आप कह सकते हो इसमें, आप चाहो तो बना के दिखा सकते हो उनका। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा था एडवांटेज या मेरिट, आप एमपीटी से हमें फ़ायदा क्या क्या हुआ आखिर में, है ना, तो इसे क्या बोलेंगे आप, एडवांटेज। तो जितने भी ये है सब में देखो कुछ एडवांटेज होंगे और फिर उसको रिजेक्ट किया गया, रिजेक्ट क्यों किया गया, वो डिसएडवांटेज होंगे उसके कि रिजेक्ट हमें क्यों करना पड़ा, है ना। तो देखो क्या क्या फ़ायदा हुआ इससे। पहला जो फ़ायदा हुआ कि कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वाज मेड पॉसिबल बाय पीटी, मतलब एक साथ एक नज़र में आप सारे ही एलिमेंट को देख सकते हो और उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर सकते हो ईजिली। समझ पाए ना बात को, कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, सारी की सारी चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हो एक पेज पे देख के उनको आसानी से। तो पहली बार ऐसा पॉसिबल हो पाया, क्योंकि इसके पिछले जितने भी अटैम्प्ट किए गए थे उसमें सारे सारे एलिमेंट्स को नहीं जगह दी गई थी, है ना, क्योंकि सब सेट ही नहीं बैठ रहे थे। सेकंड, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप एंड इट वाज इजी टू प्रिडिक्ट एंड कंपेयर देयर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ समझ में आ गया होगा बात कि जो सिमिलर एलिमेंट्स, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज को करने वाले थे उनको सेम ग्रुप में रखा गया और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को। अब थर्ड फायदा देखो क्या हुआ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला फ़ायदा जो हुआ, ठीक है, थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखो ये तो समझ में आ गया कि पहली बार क्या हुआ कि सारी सारी चीज़ें एक साथ आपको नज़र आने लगी, एक जगह पे आप देख सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये था कि ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, मतलब कि उन्होंने भविष्यवाणी की कुछ ऐसे एलिमेंट की जो उस समय तक पता ही नहीं थे। उन्होंने क्या किया, अपने पीरियडिक टेबल में जगह छोड़ दिया, ठीक है, जगह छोड़ दिया, खाली जगह इस तरह से बना दिया, केप्ट, और ये बताया कि अभी देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स रखना है मुझे वो मिल नहीं रहा है, यानी कि अभी उसकी खोज ही नहीं हुई है, लेकिन जब भविष्य में वो खोजा जाएगा तो उसे ला के आप यहीं रखोगे और इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने क्या किया, प्रिडिक्ट कर दिया पहले ही, क्योंकि वो बिलोंग कर रहा था जिस फैमिली से, उन्होंने बता दिया कि इस फैमिली में वो रखा जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी इस तरह से काम करेगी। बात समझ में, ये बहुत बड़ा फ़ायदा था। ही प्रिडिक्टेड, जिसे खोज या जिससे लोग खोजना शुरू कर दिए खाली जगह को फिल करने के लिए कि चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे कि मेंडलीव ने बोल रखा है, ठीक है। तो इस तरह से लोगों को मतलब वो मिला खोज करने के लिए। तो ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स which were not discovered at that time and left some gaps in his periodic table। समझ में आया बात, खाली जगह छोड़ दिया था उन्होंने। कुछ के नाम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये चार नाम देख लो, अब याद रख लेना इन चारों को। एग्जाम्पल में देखो, जैसे इका एल्यूमिनियम, इका का मतलब समझ लो पहले, इका का मतलब होता है नीचे, समझ लो बात को, इका मीन्स क्या हुआ, नीचे, ब्लू। तो एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम के नीचे, ठीक है। तो उस समय तो दो खोज नहीं हुई थी, जब खोज हुई एलिमेंट तो आपको कौन सा मिला, वो जर्मेनियम मिला, यानी कि जी मिला आपको, वो एलिमेंट मिला। और जो भी इसकी प्रॉपर्टी उन्होंने भविष्य मतलब बोल दिया था, पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, वो बिल्कुल मैच कर गया कि हाँ उसकी प्रॉपर्टी मैच कर गई। फिर दूसरा जो जगह उन्होंने छोड़ा वो था इका सिलिकन, सिलिकन के नीचे, तो यहाँ पे इका एल्यूमिनियम मीन्स एल्यूमिनियम के नीचे, इका सिलिकन मीन्स सिलिकन के नीचे। तो सिलिकन के नीचे कौन सा मिला, जर्मेनी, ये गैलियम होगा, ये गैलियम है आपका, और ये क्या है आपका जर्मेनियम जेई। ऐसे इका बोरान, इका बोरान, बोरान के नीचे तो स्कैंडियम मिला, समझ में बात। और इसकी प्रॉपर्टी भी क्या कर रही थी, मैच कर रही थी, कुछ हद तक इसकी कर रही थी, पूरा का पूरा नहीं मैच किया। इका मैग्नीज, इका मैग्नीज, मैग्नीज के नीचे वो क्या मिला आपको, टीसी मिला, टेक्नीटियम क्या है इसका, टेक्नीशियम मिला, ठीक है। इका मैग्नीज, मैग्नीज के नीचे, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं सब के सब। तो ये चार नाम आप याद रख सकते हो आसानी से। इका एल्यूमिनियम, जी जो कि मिला था बाद में, जी ए, इका सिलिकन जो कि मिला जी ई, ठीक है, जिस लास्ट में मिला तो क्या बोला गया, जी नाम रखा गया उसका, जर्मेनियम, इका बोरान स्कैंडियम, और टेक्टीशियम मैग्नीज के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा था जिससे खोज हुई और ज़्यादा एलिमेंट्स की, लोग उत्साहित हुए इस बात को लेके कि जगह छोड़ा है, चलो चेक करते हैं। अगला जो फ़ायदा हुआ ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ही करेक्टेड द वैलेंसी एंड एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के उन्होंने क्या किया, जो वैलेंसी थी उसकी, जो एटॉमिक मास था वो हम लोग गलत यूज कर रहे थे, बाद में उन्होंने देखा कि हो ना हो इसकी जगह यहाँ बन रही है तो इसका एटॉमिक मास ये होना चाहिए, समझ लो बात को, एटॉमिक मास ये होना चाहिए और वैलेंसी इसकी होनी चाहिए। तो
उसमें जगह देख के या जो पोजीशन उन्होंने चेक किया तो उसकी सही पोजीशन पे फिर बाद में ले जाके उसे क्या किया, रखा गया। जैसे एक एग्जांपल देखो, बेरिलियम का मेंडलीव के पहले जो हम लोग एटॉमिक मास मान के चल रहे थे वो था 13.5, ठीक है, और इसकी वैलेंसी ये ट्राईवैलेंट माना जा रहा था। लेकिन जब मेंडलीव ने बनाया तो बेरिलियम की सही जगह उन्होंने देखा कि बेरिलियम ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो कहीं और लाई कर रहा था, है ना। तो उन्होंने देखा कि जो इसका एटॉमिक मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और जो इसकी बैलेंसी है ये वाई बैलेंट है, यानी कि इसकी बैलेंसी 2 होनी चाहिए। समझ में आई बात। तो ये था फ़ायदा। आप देख लो इसकी मेरिट डीमेरिट देखने वाले हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन उसमें वीडियो में